We are not makers of history. We are made by history. This is a famous quote by Martin Luther King Jr. 23rd January 1897 was when Netaji Subhash Chandra Bose was born. नेताजी को हम सभी एक बहुत ही ब्राइट, डेडिकेटेड एंड ब्रेव फ्रीडम फाइटर के रूप में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि 18 अगस्त 1945 को 48 इयर्स की एज में नेताजी एक प्लेन क्रैश में मारे गए. What I remember distinctly in my growing up years was that of a few incidents, जैसे कि अयोध्या में नेताजी किसी बाबा के डिस्गाइज में देखे गए या इसी तरीके के सिमिलर इंसिडेंट्स याद आते हैं. आज जो हमारे साथ हैं वो है एक सीनियर जर्नलिस्ट श्री संजय श्रीवास्तव, जो कि प्रिंट, टीवी एंड डिजिटल जर्नलिस्ट के एक जाने माने नाम हैं. कई बड़े मीडिया हाउसेस के साथ काम कर चुके श्री संजय श्रीवास्तव रिसर्च जर्नलिज्म में स्पेशलाइजेशन रखते हैं और इसी के तहत उन्होंने एक बहुत गहरी रिसर्च करी और अपनी नई बुक के साथ आए हैं सुभाष बोस की अज्ञात यात्रा. So welcoming you, संजय जी, to grace this platform Opinions and You. आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. नमस्कार. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने की. हम सब जानते हैं, लेकिन आई एम सो श्योर कि हम लोग सब बहुत लिमिटेड जानते हैं. एंड सिंस आपने इतना एक्सटेंसिव रिसर्च किया है, तो सबसे पहले मैं आपसे जानने चाहूंगी कि ऐसी कौन सी खूबियां थी सुभाष के व्यक्तित्व की जो आज के युवाओं के लिए रेलेवेंट हैं और जिनसे हम पूरी तरीके से काइंड ऑफ अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते. देखिए, मैं अगर सुभाष की पर्सनालिटी की बात करूं तो सुभाष की पर्सनालिटी बिल्कुल वही थी जो एक आइडियल यंग मैन में होनी चाहिए. वो स्मार्ट थे, वो चार्मिंग थे, वो बहुत जीनियस थे, वो बहुत अच्छे लीडर थे और उनके अंदर इतना साहस था और इतना मादा था कि जिन चीजों को हम लोग मान लेते थे कि ये इम्पॉसिबल है, उसको पॉसिबल करना जानते थे. अच्छा. यहाँ से अफगानिस्तान जाना जहां उनकी कोई पहचान नहीं थी, अफगानिस्तान से फिर जर्मनी जाना, जर्मनी में फिर हिटलर को अपने तमाम प्लान से जो है कन्विंस करना और उसके बाद वहां एक सेना खड़ी करना, उसके बाद जर्मनी से बहुत ही खतरनाक स्थितियों में पनडुब्बी से जापान तक जाना और जापान में जाकर के 40,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना खड़ी कर लेना वहां के प्रधानमंत्री को कन्विंस करके. ये आसान चीज बिल्कुल नहीं है. कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कोई ऐसा आदमी जिसका कोई संपर्क विदेश में नहीं है, वो अकेले दम पर जाता है अपनी पर्सनालिटी, अपनी मेघा, अपने टैलेंट के बदौलत वो दुनिया के इन बड़े नेताओं के या जिनको वो नहीं जानता तो उनको प्रभावित ही नहीं करता है, बल्कि उनसे एक ऐसी मदद लेता है जो कोई ऐसे आसानी से नहीं ले सकता है. आप खुद सोचिए कि जापान जब सुभाष चंद्र बोस पहुंचे तो केवल लोग उनके नाम को जानते थे कि हाँ, ये भारत में क्रांतिकारी हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते थे. लेकिन इसके बाद आगे का जो भी काम था कि वो जापान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उसको कन्विंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं और उसको लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जो आदमी है इसके अंदर दम है, ये वाकई जो कह रहा है वो करके दिखाएगा. और उनकी बात मानते हुए जापान के उस समय जो प्रधानमंत्री थे, तो जो वो जितने भारतीय सैनिक जो वहां पे दूसरे विश्व युद्ध में बंदी बनाए गए थे, उनको छोड़ करके सुभाष को देने के रजामंद होते हैं. केवल रजामंद ही नहीं होते हैं, तो वो कहते हैं सुभाष हथियारों की मदद चाहिए वो हम आपको देंगे, हम आपको पैसे से मदद करेंगे, हम आपके लिए हर समय खड़े हैं, हम अगर आपके किसी काम आ पाए तो ये हमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत आजाद हो और हम खुद एक आजाद देश हैं. हम आपकी इस पूरी की पूरी काबिलियत की, देशभक्ति की और अपने देश को आजाद कराने की भावना की कद्र करते हैं. तो आप सोचिए कि ये आसान चीज नहीं थी. सुभाष जिस तरह से बाहर जाते थे और जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों को
अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक करके वो अपने घर से निकले और वहां से फिर अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे, जर्मनी से जापान पहुंचे। आप हम्म, सोचिए अंग्रेजों का जो जासूसी तंत्र था कितना ज्यादा था, कितना बड़ा था, और है, उनकी आंखों में इन्होंने किस तरह से धूल झोंका है। हाँ, दूसरे, हम्म, इतनी कम एज में हम्म, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता बनते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, और उससे पहले हम्म, ब्रिटेन जाते हैं। ब्रिटेन में आईएएस का जो एग्जाम है, जो कि भारत के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल माना जाता है, हम्म, वहां पर उसमें वो टॉप करते हैं, उसकी हम्म, मेरिट में वो सेकंड नंबर पर आते हैं। वहां पर भी लोग कहते हैं कि यार ये क्या, मतलब यंग इंडियन आया हुआ है, और उसके बाद लोग शॉक्ड रह जाते हैं अंग्रेज जब वो उसमें इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा केवल इसलिए देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं करूंगा, मुझको तो अपने देश को आजाद कराना है, मैं, मेरी लड़ाई अलग है, मुझको अलग कुछ करना है। तो आप सोचिए कि उनके अंदर सब कुछ, उनका ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी काबिलियत, लीडरशिप उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। और कांग्रेस में भी जगह बनाना, क्योंकि कांग्रेस में एक से एक दिग्गज नेता उस समय भी थे, गांधी थे, पटेल थे, नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, हम्म, साउथ के बहुत ढेर सारे नेता थे, उनके बीच में जगह बनाना और प्रेसिडेंट बन जाना हम्म, इतना आसान नहीं था। जबकि बुजुर्ग नेता उस समय भी कांग्रेस के सुभाष को शायद उतना लाइक नहीं करते थे कि एक यंग लीडर आया और हम सबके ऊपर अध्यक्ष बन जाए। तो सुभाष की तो जितनी खूबियां हैं, जितनी उनके पर्सनालिटी में, दूसरे, एक अगर उनकी ये पर्सनालिटी थी तो दूसरी पर्सनालिटी उनकी बहुत ही स्पिरिचुअल थी। वो विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनकी शिक्षाओं को मानते थे, अच्छा, रोज मेडिटेशन करते थे, हम्म, गीता उनके पास हमेशा होती थी, है हम्म, ना? तो ये सारी की सारी जो खूबियां हैं, ये मतलब एक ही उसमें होनी बहुत मुश्किल चीज है। दूसरे, जो सबसे रोचक चीज है उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, वो हम्म, खाना भी बहुत अच्छा बनाना जानते थे अच्छा, और ओके, इनोवेशन करते रहते थे इसमें। हम्म, तो मतलब कुल मिला के सुभाष का पूरा एक पर्सनालिटी ऐसी थी, वो हम्म, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले इंडियन लीडर थे, बहुत ही करामाती लीडर थे, जिनके अंदर एक ऐसी चार्मिंग पर्सनालिटी थी कि दुनिया में जो भी उनसे मिलता था वो बिना उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था, और उन्होंने जो सोचा वो करके दिखाया। भारत की आजादी की बात अगर हम करते हैं तो हमको 50% क्रेडिट सुभाष चंद्र बोस को देना चाहिए, जो कि जिन्होंने अंग्रेजों को इतने दबाव में ला दिया, इस हम्म, तरह से पूरे पूरे भारत को उन्होंने जगाया। देखिए, हम्म, मैं मानता हूं कि आजादी की लड़ाई से पहले केवल दो नेताओं ने भारत को अच्छी तरह से जगाया था, उसमें हम्म, एक गांधी थे। हम्म, गांधी 1915 में जब साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं तो पूरे देश में एक अलग किस्म की चेतना जगाते हैं। वो हम्म, पूरे देश में भ्रमण करते हैं और लोगों को लगता है कि ये एक ऐसा नेता है जो हमारे लिए कुछ करेगा और देश के लिए कुछ करेगा। तो वो पहले बार गांधी के लीडरशिप में देश एक होता है और जागता है। हम्म, उसके बाद जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना कि नहीं, हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। जब सुभाष ने अपनी सेना के साथ इतना सब कुछ कर दिया तो दूसरी चेतना जो देश में आती है उसको लाने वाले सुभाष थे, जिन्होंने इस देश में एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस पैदा किया कि नहीं, हम अंग्रेजों से मुकाबला कर सकते हैं और उनको भगा सकते हैं। और यही वजह थी कि उस समय हमारी सेना में, चाहे नौसेना हो चाहे थल सेना हो, उसमें एक विद्रोह होने लगता है और अंग्रेज घबराने लगते हैं। अच्छा, ओके। जी। अब अगर हम बात करें 18 अगस्त 1945 के वाक्य की, तो वहां पे हुआ क्या, मतलब पूरा डिटेल में हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पूरी रिसर्च उस पे बेस्ड है। एक्चुअली हुआ क्या? देखिए, सुभाष की उस दिन की जो भी चीजें हुई हैं उस पर हमेशा एक बहस की बात रही है, बड़े विवादों में रही है। हम्म, क्योंकि एक पक्ष हमेशा मानता आया है कि 18 अगस्त 1945 में ताइवान का ताइहोक, उस समय वो जापान के नियंत्रण में होता था, वहां पे जैसे ही उनका विमान उड़ान भरता है और उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद उसकी दुर्घटना हो जाती है। ये हमारे यहाँ जो पहला जांच आयोग बना वो मेजर शहनवाज खान थे, जनरल शहनवाज खान, जो कि आजाद हिंद फौज में अधिकारी भी थे। उन्होंने उसकी जांच की, उन्होंने रिपोर्ट दी कि सुभाष उसमें मारे गए। ठीक है। दूसरा आयोग फिर 1970 में इंदिरा गांधी बनाती हैं, जस्टिस खोसला। जस्टिस खोसला हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वो इस आयोग में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, गवाहियां लेते हैं, जांच करते हैं। वो भी यही निष्कर्ष देते हैं कि हम्म, नहीं, ये बात सही है, हवाई हादसे में सुभाष की डेथ हो गई है। अच्छा, हालांकि हम्म, इसमें बहुत ढेर सारे लूप होल्स होते हैं कि अगर हवाई दुर्घटना हुई तो हवाई दुर्घटना कोई मामूली चीज नहीं होती है।
वहां पर उस एयरपोर्ट में उसके बारे में कोई जांच कभी क्यों नहीं हुई, उसके बारे में कभी कोई रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हुई, जिस हॉस्पिटल में सुभाष का निधन होता है उस हॉस्पिटल में उनका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं होता है, जहां उनका दाह संस्कार होता है वहां दाह संस्कार में क्रेमेटोरियम के रजिस्टर में उनका नाम क्यों नहीं होता है। ठीक है, बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो रिकॉर्ड्स के आधार पर अगर हम देखें, तथ्यों के आधार पर देखें तो वो खटकता है कि ये सब चीजें क्यों नहीं हुई थी। दूसरे एक तमाम युद्ध का एक वो रहा है, जैसे अंग्रेज जिस तरह से सुभाष के पीछे पड़े हुए थे उसमें ये माना जाता है और ये एक थ्योरी रही है कि जापानियों ने सुभाष को एक सीक्रेट पैसेज दिया, यानी कि ये बात फैला दी कि उनका एक्सीडेंट में निधन हुआ और उनको चुपचाप गुप्त तरीके से उन्होंने सुरक्षित सोवियत संघ की सीमा तक पहुंचा दिया। पहला जो जांच आयोग था उसके एक सदस्य सुभाष के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस भी थे। सुरेश चंद्र बोस सहनवाज जांच आयोग की रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, उन्होंने अपनी एक अलग रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि सुभाष हवाई हादसे में नहीं मरे बल्कि वो सकुशल सोवियत संघ की सीमा तक पहुंचा दिए गए थे, जापान ने ही उनको वहां तक पहुंचाया था। और उसमें उन्होंने कई ऐसे सवाल उठाए जिसमें ये सारे सवाल भी है कि हॉस्पिटल में वो नहीं थे, क्रेमेटोरियम में भी वो नहीं थे, जो घड़ी वहां पर मिली वो घड़ी भी उनकी नहीं थी, किसी और की घड़ी थी। उसके बाद पूरे देश में दो तरह की राय बनी, यहाँ तक कि जब ये एक्सीडेंट हवाई हादसा होता है तो गांधी जी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और आपको मैं बताऊं कि सुभाष के बारे में इससे पहले भी एक दो बार ये खबरें आ चुकी थी कि उनका हवाई एक्सीडेंट एयर क्रैश हो गया है और उसमें वो मारे गए हैं, जो कि गलत निकली। हाँ, तो हाँ, तो ये जो है इसको लेकर के देश में दो तरह की चीजें थी। एक वर्ग मान रहा था नहीं हवाई हादसा हुआ है, दूसरा मान रहा था नहीं हुआ है और सुभाष उसमें बच गए हैं, जानबूझ करके उनको अंग्रेजों से बचाने के लिए ये सारी की सारी चीजें हुई और वो सोवियत संघ पहुंच गए हैं, सोवियत संघ में वो कहीं है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब 90s के आखिर में आई तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक और जांच आयोग बनाया। वो जांच आयोग सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस थे, जस्टिस मनोज मुखर्जी, उनकी अगुवाई में बना। जस्टिस मनोज मुखर्जी ने पहले के दो जो जांच आयोग थे उनकी बिल्कुल पलट दिया। उन्होंने रिकॉर्ड्स के बेस पे कहा कि ताइहोकू में उस दिन कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि वहां पे उस दिन क्या उससे एक महीने पहले और एक महीने बाद भी कोई ऐसा हादसा हुआ ही नहीं था। नंबर एक, यहीं पे आके पूरी की पूरी जो थ्योरी है सुभाष के हवाई हादसे वो खत्म हो जाती है। अब इनकी दूसरी फाइंडिंग्स ये होती है जस्टिस मनोज मुखर्जी की कि निश्चित रूप से सुभाष का निधन तो हुआ होगा लेकिन उस दिन नहीं हुआ। तो ये जो जस्टिस मनोज मुखर्जी की थ्योरी थी इस बात को कहीं ना कहीं इस बात को मजबूत करती थी कि उनका हवाई हादसे में निधन नहीं हुआ है, वो बच गए थे, लेकिन वो वहां से कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अज्ञात रहता है। इसके बारे में कभी किसी को कुछ भी मालूम नहीं हो पाता है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें हैरानी की बात यह है कि सुभाष को लेकर के उस समय जापान ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की, जर्मनी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, फ्रांस ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, ब्रिटेन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। ये सारी की सारी जासूसी एजेंसियों ने सुभाष को लेकर के अपनी एक अलग सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की। ब्रिटेन में भले ऑफिशियली ये कहा गया हो कि सुभाष का निधन हो गया, उन्होंने माना हो, लेकिन अपनी ही रिपोर्ट में उनको विश्वास नहीं था। अमेरिका में CIA भी उसने जो रिपोर्ट बनाई जो बाद में निकल करके आया, उन लोगों को भी विश्वास नहीं था। लेकिन जो भी उस समय सारी चीजें उनको दिख रही थी उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है। फ्रांस की रिपोर्ट अभी भी एक फ्रांस के पास सीक्रेट रिपोर्ट है जो कि कुछ सालों के बाद वहां पर बाहर आएगी, क्योंकि 100 साल के लिए उस रिपोर्ट में बाहर है। उस रिपोर्ट में शायद यह है कि सुभाष उस दिन वहां पर नहीं मरे थे, उनका निधन नहीं हुआ था, वो जापान में ही इसके बाद वहां कहीं देखे गए। पांडिचेरी में रहने वाले एक फ्रांसीसी इंडियन हिस्टोरियन है मरे करके, उन्होंने भी इस बात को कहा है और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी कि ऐसा ऐसा हुआ था। उनका कहना था कि सुभाष जिस दिन हवाई हादसा हुआ उस दिन उनके पिता के साथ साइगोन में थे। बहुत ढेर सारी तरह की चीजें हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि ये सारी की सारी जो चीजें थी ये एक दूसरे से टकरा रही थी और पूरी के पूरे निष्कर्षों को कंफ्यूज कर रही थी
कि सुभाष का आखिर हुआ क्या। लेकिन इसमें जो सबसे रहस्य वाली बात जो मुझको लगी, उसमें ये लगी कि सुभाष हादसे के 1 साल पहले से ये समझ चुके थे कि जापान विश्व युद्ध में जीत नहीं पाएगा, तो उनको वहां से जाना ही होगा। वो सोवियत संघ के संपर्क में थे, सोवियत संघ से लगातार बात कर रहे थे कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ और यहीं से देश की आजादी की लड़ाई शुरू करना चाहता हूँ। सोवियत संघ में सुभाष के संपर्क में रहने के बावजूद उनका कोई भी दस्तावेज नहीं मिलना इस बात को खटकाता है कि शायद सोवियत संघ के पास बहुत ढेर सारी उनकी जानकारियां थी जो सोवियत संघ ने गायब कर दी, जो मुझको भी ऐसा लगता है कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जिस देश के संपर्क में वो सबसे ज्यादा थे जापान में रहते हुए, वहां पर उस देश में उनके रिकॉर्ड क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस किताब के समय, रिसर्च करते समय, सारी चीजों को देखते समय मुझको भी ये लगा कि जापान सुभाष हवाई हादसे में सुभाष का निधन नहीं हुआ है, बल्कि वो हवाई हादसे से बच गए थे। उसके बाद वो सोवियत संघ पहुंचे थे, सोवियत संघ में ही वो रहे। सोवियत संघ में रहने के बाद उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में तभी जाना जा सकता है जबकि हम फिर से एक बार बड़े तरीके से उसकी पूरी जांच करें। एक मुझको लगता है कि भारत को एक बड़े ऐसे जांच आयोग की जरूरत अभी भी है कि सुभाष के बारे में सही सही तरीके से मालूम करें। एक चीज और, आपको थोड़ा सा सवाल में समय ले रहा हूँ, एक क्लू अभी भी है, उस क्लू से सुभाष के बारे में मालूम हो सकता है। जापान के टोक्यो में एक मंदिर है, रैंकोजी मंदिर। रैंकोजी मंदिर में कहा जाता है कि सुभाष की जो अस्थियां हैं, एसेज हैं, वो वहां पर रखी हुई है। मुझको लगता है कि अगर वो इतने सालों से सुभाष की अस्थियां वहां पर रखी हुई हैं, तो हम उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाते हैं। सुभाष का परिवार, सुभाष की बेटी लंबे समय तक इस बात की मांग करते रहे कि उन अस्थियों का डीएनए टेस्ट कराया जाए। देखिए वहां पर दो चीज होगी, अस्थियों की अगर जांच, तो अस्थियों की जांच से ये पता लगेगा कि ये अस्थियां सुभाष चंद्र बोस की हैं या नहीं है। अगर हैं का मतलब कि बिल्कुल वो उस एयर क्रैश में मारे गए, नहीं है का मतलब कि वो उसमें नहीं मारे गए। अब हम जांच करें कि वो उसके बाद वहां उनके साथ क्या क्या चीजें हुई। इसी पॉइंट पे जब आपने उनकी फैमिली की भी बात करी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बताएं कि उनकी फैमिली में कौन कौन था बेसिकली, और उनके क्या व्यूज रहे आफ्टर ये जो खबरें मिलनी शुरू हुई कि सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की फैमिली काफी बड़ी फैमिली थी, उनके कई भाई थे और कई बहनें थी। लेकिन मोटे तौर पे जो सुभाष के साथ जो उनके सबसे बड़े भाई थे, शरद चंद्र बोस, वो पश्चिम बंगाल के बहुत नामी वकील थे, विदेश से पढ़ के वो भी आए थे, बैरिस्टर थे और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भी थे। जितने बड़े नेता बंगाल में सुभाष को माना गया, उतने ही बड़े नेता कांग्रेस के बंगाल में शरद चंद्र बोस भी थे और उनका काफी दबदबा भी था। बाद में वो आजाद होने के बाद वो केंद्र की राजनीति में भी आए, सुभाष चंद्र बोस के पहले मंत्रिमंडल में वो शामिल भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नेहरू से, पटेल से मतभेद हुए और वो कांग्रेस से अलग हुए और वो फिर उसके बाद किनारे हो गए। शरद चंद्र बोस का भी लगातार ये मानना था, उन्होंने अपने तरीके से तमाम जांच भी करवाई, पड़ताल भी करवाई, उनका भी ये मानना था कि सुभाष का निधन उस हवाई हादसे में नहीं हुआ। ये शरद चंद्र बोस की बात है। सुरेश चंद्र बोस जो उनके दूसरे बड़े भाई थे, वो जांच आयोग में शामिल ही थे, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई और उस पूरी रिपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुभाष उस हादसे में नहीं मरे बल्कि सोवियत संघ चले गए थे। उनके परिवार के लगभग सारे ही लोग जो उनके भाई बहन थे वो यही मानते थे कि सुभाष का निधन उस हवाई हादसे में नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो सुभाष की दूसरी पीढ़ी आती है उनके परिवार की, उसमें राय बटी थी। उसमें कुछ लोग मान रहे थे कि सुभाष का निधन हो गया है, कुछ मान रहे थे नहीं हुआ है। तो ये उनकी दूसरी पीढ़ी की बात है। और वही चीज उनकी जो तीसरी पीढ़ी इस समय है, तो तीसरी पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनका निधन हो गया, कुछ कहते हैं उनका निधन नहीं हुआ। अब हम आते हैं सुभाष की वाइफ और उनकी बेटी क्या। सुभाष की वाइफ निधन हो चुका है, लेकिन सुभाष की वाइफ ने हमेशा यही माना कि सुभाष नहीं रहे हैं दुनिया में और उनका निधन एयर क्रैश में हो चुका है। उनकी बेटी भी यही मानती है कि सुभाष का निधन एयर क्रैश में हो चुका है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे मालूम चले कि वो उसके बाद भी जिंदा है। लेकिन सुभाष की बेटी ये भी कहती है कि ये चीज जितना वाद विवाद का
विषय बनी हुई है, जितना बहस इस पे होता है, ज्यादा अच्छा है कि हम उनकी अस्थियों को, जो कि जापान के मंदिर में रखी हुई है, उसका डीएनए टेस्ट हम जरूर कराएं। उसका डीएनए टेस्ट करा के हमको देखना चाहिए। और दूसरे, वो इससे थोड़ा सा आगे भी जाती है कि इमोशनल पक्ष भी वो देखती हैं। कहती हैं कि हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात जब तक हम उन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित नहीं करते हैं या किसी नदी में प्रवाहित नहीं करते हैं, तब तक ये माना जाता है कि उस व्यक्ति की आत्मा को हम शांति नहीं प्रदान कर रहे हैं, या हम अपने पूरे संस्कार नहीं कर रहे हैं। तो उनका ये होता है कि भाई आप उन अस्थियों को जापान से ले आइए, अगर वो सुवास की है जांच करिए, ले आइए, और यहाँ है तो यहाँ पर लाकर के आप उनका पूरा एक मेमोरियल ढंग से बनवाइए और उनको गंगा में प्रवाहित करिए। तो ये उनका है। दूसरे, उनके जो फैमिली है, फैमिली में उनके सारे भाई बहन एक बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक वो रखते थे। उनके सारे भाई बहन बहुत अच्छी कंडीशंस में थे, उसके बाद भी रहे, अभी भी हैं। सब अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी। एक कुछ राजनीति में है, कुछ राजनीति में नहीं है, कुछ राजनीति में आगे आए, मंत्री बने, कुछ राजनीति में आए, सांसद बने, बड़े पदों पे रहे। लेकिन उनकी पत्नी के लिए काफी बड़ा झटका था जब उनके पास ये खबर पहुंची कि स्वास्थ्य नहीं है, और उनका बाकी जीवन बहुत संघर्ष वाला गुजरा। उनकी बेटी का भी जीवन काफी संघर्ष वाला गुजरा। अच्छा। हाँ, उसमें ये जरूर हुआ जब भारत आजाद हो गया, उसके बाद जो तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उसने अपने तरीके से उनको मदद करने की कोशिश की। सरकार, कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस ने सुभाष के नाम से एक ट्रस्ट बनवाया। उस ट्रस्ट ने लगातार उनके परिवार की, मतलब उनकी वाइफ की और उनकी बेटी की मदद की, और उनकी बेटी की पढ़ाई का खर्च तब तक उठाया जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़े होके नौकरी नहीं करने लग गई। तो ये है। अच्छा, सो ये सही में बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च है पूरी। आप पहले तो हमको ये बताइए कि आपने ये रिसर्च स्टार्ट करी कब, एंड क्या आप क्या कंक्लूड करते हैं इस पूरी रिसर्च से कि क्या हुआ? देखिए, दरअसल मैं किसी मैगजीन के लिए करीब 5 साल पहले सुभाष पे कुछ लिख रहा था। अच्छा। जब मैंने उस मैगजीन के लिए सुभाष पर कुछ लिखना शुरू किया, और काफी बड़ा मुझको के लिए एक लेख लिखता, तो जब मैंने उसको लिखना शुरू किया तो मेरा इंटरेस्ट सुभाष में जगा, क्योंकि वो उनके बारे में लगातार पढ़ता रहा हूँ, और सुभाष, मुझको लगता है कि हमारे देश का हर आदमी, हर शख्स सुभाष के बारे में जो सारी चीजें फैली हैं जानने के लिए इच्छुक भी रहता है। और सुभाष का पूरी पर्सनालिटी ऐसी है जो हम सभी को अपनी ओर खींचती है। उनके पूरे जो पर्सनालिटी के खासियतें रही हैं। जब मैंने उसको लिखना शुरू किया तो मुझको लगा कि इस पर और अगर मैं काम करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा। फिर मैंने सारी की सारी जांच रिपोर्ट्स, जो भी जांच रिपोर्ट्स थी, उसको डिटेल में पढ़ा। चाहे वो जांच आयोग की रिपोर्ट हो जिसका गठन 50 के दशक में हुआ था, शाहनवाज खान, और उसके बाद जस्टिस खोसला के बाद जस्टिस मनोज मुखर्जी, और उनके जो सुभाष के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस, इन सारी रिपोर्ट्स को हमने पढ़ा। कोशिश किया कि भारत सरकार के जो आर्काइव से सारे दस्तावेज जारी हुए हैं, जो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, उसके बारे में भी मैं उनको भी देखूं। उसको मैंने ढंग से देखना शुरू किया। तो सारी चीजें, जब ये सारी चीजें सामने आई तो उसमें लगा कि अब इस पर कुछ किया जा सकता है। फिर तमाम और उनके बारे में जो किताबें थी और विदेशी जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट तमाम उनके डोमेन में पड़ी हुई थी, उसको देखा। उनके बारे में जहां कहीं जापान से लेकर के अमेरिका तक छपा हुआ था, वो सारी चीजें देखने की कोशिश की। तो उसमें ये लगा कि हमारे पास काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम बिना सनसनी के केवल पब्लिक के सामने रख सकते हैं कि देखिए, दस्तावेज ये कहते हैं और उनके साथ ये हुआ है। और बहुत ढेर सारे लोग जो सुभाष के लिए जांच के लिए लगे हुए थे, उनकी जांच में सोवियत संघ में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, शुरू में उनको लेकर के क्या बातें कही जाती थी, बाद में क्या कही जाती थी, पॉलिटिकल जगत में क्या कहा जाता था, वो सारी की सारी चीजें धीमे धीमे पढ़ते हुए, जानते हुए, सारी चीजें करते हुए सामने आया। तो मुझको लगा वो किताब जो भी मेरी बनी, वो उसके कई एस्पेक्ट, उसका एक एस्पेक्ट यह है कि सुभाष का 18 अगस्त 1945 को जो हवाई हादसा हुआ, उसके बाद क्या हुआ होगा, हवाई हादसा किन स्थितियों में हुआ अगर हुआ तो, और हवाई हादसे के 1 महीने पहले उनकी जो सेनाएं थी या उनकी जिंदगी थी किस तरह से बदलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जापान हार रहा था, और हारने के बाद सुभाष के ऊपर एक दबाव आ गया था, क्या वो अपनी अगली रणनीति तैयार करें। सॉरी। और इसकी बात से
सियासी तौर पर भी क्या कुछ भारत में बदल रहा था? गांधी, नेहरू, पटेल या दूसरे जो नेता थे वो सुभाष को लेकर के क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे? उनकी अपनी जो फैमिली थी, फैमिली के ऊपर इन सब का क्या असर पड़ा? ये सारी की सारी चीजें लेते हुए मैंने इसको अलग-अलग पार्ट्स में रखा और देने की कोशिश की। और मुझको सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पार्ट लगा इस वो मुझको लगा कि अभी तक इस तरफ भारत सरकार ने कोई चीज क्यों नहीं की है, तो जो टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी हुई उनकी अस्थियां हैं, जो कि हमारे पास अभी भी उनका सबसे महत्वपूर्ण क्लू या सुराग मान लीजिए आप है। उस पर तो हम अभी भी उसके जरिए सुभाष का रहस्य जो पूरा का पूरा है वो उसी में है। एक एक बात मैं आपसे थोड़ा जल्दी पूछना चाहूंगी, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं। गुमनामी बाबा, बिकॉज मुझे क्लियरली याद है कि छोटी थी ऑब्वियसली, लेकिन सुना था। और गुमनामी बाबा, सो वो क्या इंसिडेंट था? देखिए, गुमनामी बाबा के बारे में बहुत हद तक कहा जाता है कि वो सुभाष चंद्र बोस थे। और केवल गुमनामी बाबा ही नहीं, 60 के दशक से लेकर के 80 के दशक तक भारत में 4 ऐसे बाबा हुए जिनको लेकर के कहा गया कि वो सुभाष हैं। उसमें एक सौलमारी आश्रम था बंगाल में ही, उसके बाबा को कहा जाता था वो सुभाष हैं और वो लंबे समय तक उनको इसी तरह से माना गया। दूसरे मध्य प्रदेश में भी गुना के पास एक बाबा हुए, नाम मुझको नहीं याद आ रहा है, किताब में मैंने उसको लिखा है। उनके बारे में भी वो ये दावा करते थे, उनके बारे में भी कहा गया कि ये सुभाष हो सकते हैं। तीसरे गुमनामी बाबा थे और चौथे जो गुरुदेव थे वो मथुरा के पास रहते थे, जिनके बहुत ज्यादा बड़े फॉलोअर बाद में हुए। उनको भी अब उनका नाम उनका भी मुझको बहुत ध्यान नहीं आ रहा है, उनको टाट वाले बाबा भी कहा जाता था। तो लेकिन हाँ, गुमनामी बाबा को लेकर के बहुत ढेर सारी चीजें हैं, क्योंकि गुमनामी बाबा के पास सुभाष की बहुत ढेर सारी चीजें पाई गई। वो कभी पर्दे के पीछे ही लोगों से मिलते थे, कभी सामने आकर के रूबरू नहीं होते थे। मेरी किताब में गुमनामी बाबा पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है। गुमनामी बाबा के साथ जो सेविका काम करती थी वो लखनऊ की थी। जब जस्टिस खोसला आयोग गठित हुआ उस समय तो वो सामने नहीं आई, लेकिन जब जस्टिस मनोज मुखर्जी आयोग गठित हुआ तब तक उनका निधन हो गया था। लेकिन उनका बेटा जिंदा था, उनका बेटा वहां पर गया, उनके बेटे ने यही गवाही दी कि उनकी माँ अक्सर कहती थी कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। गुमनामी बाबा के पास आजाद हिंद फौज के बहुत ढेर सारे लोग आया करते थे, मिला करते थे। उनके पास खदो किताबत उनकी होती थी, उनकी दिलचस्पियां बहुत हद तक या पर्सनालिटी उनकी बहुत हद तक वैसी ही थी जैसे सुभाष चंद्र बोस की थी। इसलिए अभी तक ये एक बड़ा वो है कि क्या कहीं गुमनामी बाबा ही तो सुभाष चंद्र बोस नहीं, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। उनकी हैंडराइटिंग, निश्चित रूप से हैंडराइटिंग जो उनकी है, हैंडराइटिंग उनकी सुभाष चंद्र बोस से मिलती है, नंबर एक चीज। दूसरे, वहां पर उनका जो दांत का नमूना मिला, दांत के नमूने का जब डीएनए कराया गया तो वो डीएनए भी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से मिलता था। लेकिन जस्टिस मनोज मुखर्जी दांत का डीएनए शायद नहीं मिलता था। जस्टिस मनोज मुखर्जी आयोग ने जो रिपोर्ट अपनी दी उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस के करीबी तो हो सकते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं हो सकते, क्योंकि उनका यही मानना था कि जो दांत का डीएनए है और तमाम चीजें हैं वो सुभाष चंद्र बोस से मेल नहीं खाती हैं, नंबर एक चीज। दूसरे, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने भी एक आयोग का गठन किया, सहाय आयोग। सहाय आयोग ने भी यही कहा कि देखिए वो बहुत नजदीकी थे उनके, सब कुछ है, लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो इस बेस पर अभी भी वो, लेकिन गुमनामी बाबा को मानने वाले लोग जो गुमनामी बाबा से मिलते थे, तमाम और सारी चीजें होती थी, वो अभी भी मानते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर लोग मानते हैं गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस ही थे। लेकिन और उनका जब दाह संस्कार हुआ, उनकी जो वहां पे उनका समाधि स्थल जो बनाया गया, वो सारी की सारी चीजें कहती हैं उनको बहुत खास तरीके से ट्रीट किया जाता था। पुलिस प्रशासन भी उनके कामों में दखल नहीं देता था। कहीं ना कहीं उनके कुछ गुमनामी बाबा के राज थे, नहीं तो कोई साधारण सन्यासी या बाबा किसी भी जगह जाकर के इतने रहस्यमय तरीके से नहीं रह सकता है। निश्चित रूप से उनके ऐसे संपर्क जरूर रहे होंगे जिससे वो वहां पर इतने लंबे समय तक रहस्यपूर्ण तरीके से या बिना किसी से मिले रह लिए। तो गुमनामी बाबा का रहस्य तो रहस्य ही है, लेकिन दोनों चीजें यहाँ भी है कि
वो कुछ लोग मानते हैं, बड़े पैमाने पर लोग मानते हैं जो उनसे मिले कि वो सुभाष चंद्र बोस है, और दावे के साथ कहते हैं। इस पे किताबें भी काफी लिखी गई। लेकिन जो दोनों आयोग हैं, दोनों आयोग ये कहते हैं, जस्टिस मनोज मुखर्जी और सहाय आयोग, कि वो नहीं थे। मैं मुझको भी लगता है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, उनके नजदीक की जरूर थे, उनसे उनका बहुत कुछ गहरा नाता जरूर था, लेकिन वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। आपने तो ये हाँ हाँ, आपने मेंशन किया कि गुमनामी बाबा के ऊपर पूरा आपने एक चैप्टर लिखा है अपनी बुक में, और इतना सब सुनने के बाद वो बुक पढ़ने की बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। सुभाष बोस की अज्ञात यात्रा, जो कि आपकी पूरी रिसर्च पे बेस्ड है, शॉर्टली जानना चाहेंगे आपकी इस बुक के बारे में। देखिए, सुभाष की अज्ञात यात्रा जो बुक है, ये मुझको लगता है कि हिंदी में अपने आप में एकदम अलग तरह की किताबें, हिंदी में ऐसी किताब लिखी नहीं गई है। अंग्रेजी में जरूर कुछ किताबें लिखी गई हैं, लेकिन ये किताब अपने आप में सुभाष चंद्र बोस को लेकर के अलग किताब इसीलिए है क्योंकि ये किताब अप्रैल 1945 से इसकी शुरुआत होती है। अप्रैल 1945 में बर्मा में जो आजाद हिंद फौज है उसकी हार होनी शुरू हो जाती है, अंग्रेजों की सेनाएं आगे बढ़ने लगती हैं, और साथ साथ दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर भी हार के बादल मंडराने लगते हैं। इसके बाद सुभाष को वहां से हटना पड़ता है, और सुभाष अपनी पूरी की पूरी सेना को लेकर के अपने सिंगापुर बेस की तरफ पहुंचते हैं, और उसके बाद सुभाष लगातार ये रणनीतियां बनाते रहते हैं, करना क्या है। अब अगस्त में वो लगभग तय कर चुके होते हैं कि अब हमको कहीं जाना है, आगे की लड़ाई अब वहीं से होगी। अब वो 18 अगस्त को उनकी अगर हवाई हादसा उनका होता है, तो उसके बाद इसकी रिपोर्ट 23 अगस्त को दुनिया के सामने आती है। ये जो 5 दिन होते हैं 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक, ये 5 दिन बड़े क्रूशियल होते हैं। इन 5 दिनों में हुआ क्या, इसका भी किताब में वर्णन दिया गया है कि वो 5 सबसे जो मिस्टीरियस डेज हैं, इनमें क्यों हुआ, क्यों जापान ने इसको 5 दिन तक छिपाया। अब इसके बाद ये होता है कि अब अगर ये हो गया तो फिर सुभाष का क्या हुआ होगा। किताब इसके बारे में तमाम जो उनसे मिलने वाले लोग थे, तमाम जो चीजें थी, उसको लेकर के उसकी उनसे बातें करती है, दस्तावेजों को देखती है कि अगर वो सोवियत संघ गए थे, क्योंकि सोवियत संघ में बहुत ढेर सारे लोग ऐसे उनको दस्तावेजों में मिलते हैं जिन्होंने पहले कहा कि सुभाष के बारे में यहाँ पे काफी जानकारियां थी, बाद में वो मुकर जाते हैं और वो जानकारियां भी हटा ली जाती हैं। फिर 3 आयोग गठित होते हैं, तीनों आयोग की विस्तृत रिपोर्ट पहली बार किसी किताब में आई है, हिंदी की किताब में। अंग्रेजी की किताब में वो रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है, पहली बार कोई किताब ऐसी है जहाँ पे वो रिपोर्ट आई है। उनके बड़े भाई की रिपोर्ट तो अभी तक किसी किताब में आई ही नहीं है, सुरेश चंद्र बोस की, वो इस किताब में आई। तो कुल मिलाकर के, और तमाम जो विदेशी जासूसी एजेंसियां हैं उनकी भी अपनी सीक्रेट रिपोर्ट्स क्या थी, वो भी इस किताब में रखने की कोशिश की गई है। तो जितने भी सुभाष को लेकर के सारे सुभाष के जो करीबी लोग थे, 30-40 करीबी लोग, वो कौन थे, क्या थे, किनके साथ वो काम कर रहे थे, उसको इस किताब में जगह दी गई है। वो 4 बाबा जिनको ये समझा गया कि वो सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, वो 4 बाबा कौन थे, कैसे क्या उनका था, उसके बारे में एक अलग चैप्टर रखा गया है। सुभाष किस तरह से उनका एक बचपन से लेकर के जर्मनी जब जाते हैं, आजादी के आंदोलन में सक्रिय होते हैं, उसको एक अलग चैप्टर में दिया गया है। उनका सियासी पहलू, किस तरह से वो कांग्रेस में उभरते हैं, आईएएस की नौकरी छोड़ते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, और अध्यक्ष बनने के बाद गांधी से, नेहरू से या पटेल से उनके थोड़े मतभेद होते हैं, उसको भी एक चैप्टर में दिया गया है। फिर उसके बाद उनके अपने परिवार पर कैसे पूरा असर पड़ता है, किस तरह से वो उनके इस हवाई हादसे के बाद जीता है, क्या चीजें उनके साथ होती हैं, इसको इस किताब का पार्ट बनाया गया है, डिटेल में दिया गया। पहली बार किसी किताब में उनके परिवार के बारे में जानकारी है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताऊं कि जो उनकी बेटी थी अनीता बोस, अनीता बोस को जो उसका जीवन साथी मिला, वो भारत में ही मिला। वो विदेशी जरूर था, वो भी ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। वो उसमें बैंगलोर में आया हुआ था पढ़ाई करने के लिए। उसके फादर यहाँ पे अंग्रेजों उस दौरान किसी उसमें स्कूल या कॉलेज में पोस्टेड थे या किसी डिपार्टमेंट में। उसी समय 17 साल या 19 साल की उम्र में उनकी सुभाष की बेटी अनीता पहली बार नेहरू के बुलावे पे भारत आई थी, और भारत में दिल्ली में आने के बाद नेहरू के साथ 3-4 दिन रुकी। फिर वो अपने परिवार के पास कलकत्ता चली गई। कलकत्ता से वो फिर बैंगलोर घूमने गए। बैंगलोर में उसको वहां पे जो उसका जीवन साथी वहां पे मिला, उससे प्यार हुआ, प्यार फिर शादी में बदला। वो भी बहुत कम लोगों को मालूम है, उसमें देने की कोशिश की गई है। फिर सबसे आखिर में हमने निगाह दौड़ाई कि वो मंदिर क्या है।
मंदिर में जहाँ पे उनकी अस्थियां रखी गई हैं वो कैसा मंदिर है, उनकी अस्थियां वहां कैसे पहुंची, तो सारे हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड क्या कहते हैं, वो कहाँ कहाँ पूरी की पूरी जांच में लूपोल है, जो पूछते हैं कि क्यों लूपोल है। तो करीब करीब ये पूरी की पूरी किताब 23 चैप्टर्स में है, और 23 चैप्टर्स में हम सारी की सारी वो चीजें जो कि सुभाष के जीवन से जुड़ी हैं, सुभाष की इस रहस्य से जुड़ी हैं, देने की कोशिश की है। यह अमेजन पर उपलब्ध है और हिंदी में मुझको लगता है काफी रोचक और दिलचस्प किताब है, पढ़ी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अमेजिंग रिसर्च करी है आपने, और इतना डिटेल में बताने के लिए क्यूरियोसिटी और बहुत बढ़ गई है, क्योंकि शायद हम सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं नेताजी के बारे में, लेकिन कम। सो थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो आज यहाँ पे हमसे बातचीत करने के लिए। इस बार हम 73rd रिपब्लिक डे मना रहे हैं, और ये सेलिब्रेशंस स्टार्ट हो रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे यानी 23rd जनवरी से। सो थैंक यू वंस अगेन संजय जी फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस टुडे, एंड धन्यवाद धन्यवाद, and wishing all of you a very, very happy Republic Day. Namaste.